हेलो एवरीवन, सो वी आर हेयर विद द नेक्स्ट क्लास ऑफ दैट सीरीज़। हमने लास्ट तक किया था ट्रेट अप्रोचेस, टाइप अप्रोचेस, साइकोडायनामिक अप्रोच विच वाज स्टार्टेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। अब हम करने वाले हैं पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप प्लीज़ पहले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि आपका एक कॉन्टिन्यूशन चैप्टर का बना रहे और आपको समझ में आ जाए कि फ्रॉइडियन अप्रोचेस क्या थी, साइकोडायनामिक अप्रोचेस क्या थी, क्योंकि उसके बेसिस पे जब हमें वो समझ आएगा उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस क्या थी। ठीक है, तो पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस या फिर नियो फ्रॉइडियन अप्रोचेस भी हमें कहते हैं। हमें ऐसा क्यों कहते हैं न्यू एनालिटिकल? क्योंकि ये फ्रॉइड के बाद उनके जो लोग थे, डिसिपल्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने दी थी बिकॉज दे थॉट कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है फ्रॉइड के थ्योरीज़ में, तो हमें थोड़ा सा आगे स्टडी करना चाहिए, आगे हमें उसे देखना चाहिए, थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। बिकॉज अग्रेसिव एंड सेक्शुअल टेंडेंसीज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था फ्रॉइड ने, सो दैट्स वाई दे थॉट डिफरेंट वे। नाउ लेट्स सी कि क्या क्या किस किस ने सोचा। तो सबसे पहला जो हम थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्ल यूंग की। इफ़ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में हमने टाइप अप्रोचेस में भी कार्ल यूंग का पढ़ा था, दैट इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट ही हैज़ गिवन। तो कार्ल यूंग ने एम्स एंड एस्पिरेशंस की बात करी। उन्होंने बात करी कि किस तरह से जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है वो एनालिटिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं। द बेसिक असम्पशन ऑफ हिज थ्योरी वॉज दैट कि जो पर्सनालिटी है वो कॉम्पीटिंग फोर्स से बनी होती है जो इंसान के अंदर होती है और उसे बैलेंस करना होता है रादर देन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिक असम्पशन जो इनकी थ्योरी की थी वो ये थी कि जो कॉम्पीटिंग फोर्सेस हैं वो इंसान के अंदर हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ने कहा कि ऐसा नहीं है दैट देयर इज़ अ लड़ाई बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हमारे और सोसाइटी के बीच में। उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करी। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है? जो हम सबके लिए सेम हो, जैसे मदर अर्थ का मीनिंग हो गया। ठीक है, लाइटनिंग से बच्चे डरते हैं, लोग डरते हैं। सो किसी भी चीज़ से आप डरते हो, कोई चीज़ आपको प्यारी लगती है, दैट इज़ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। वो कलेक्टिवली मिली है आपको, पूरे कल्चर के लिए आपको मिली है। ठीक है, आपको अब आपने चाहे वो मिथ्स से, सपनों से या आर्ट से, किसी चीज़ से भी सीखी हो, दैट इज़ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ओके, एंड लोग जो है वो हार्मनी में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होगा? जो इंसान का इंडिविजुअल है। लेकिन उन्होंने कलेक्टिव की भी बात करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम ही हैं, सिर्फ पर्सनल सब कुछ है और हम ही नेगेटिव हैं। दैट्स वाई दिस इज हाउ ही डिविएटेड फ्रॉम फ्रॉइड। देन वी हैव कैरन हॉर्नी, जिनकी ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी बोली जाती है। उन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बोला कि ह्यूमन ग्रोथ हो सकती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है अगर आप चाहो तो। और उन्होंने ये भी बोला कि मेल या फीमेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रॉइड ने कहा था कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो फीमेल को होती हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। कोई भी जो रिज़ल्ट होता है डिसऑर्डर का वो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से होता है। मतलब बचपन में रिश्ते पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं होते हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो बच्चा उस वजह से इनसिक्योर फील करता है। ठीक है, बच्चे को कोई प्यार नहीं करता, बच्चे को कोई छोड़ के चला जाता है तो उसे एनजाइटी होती है। दैट इज़ बेसिक एनजाइटी एंड दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। जब एक्सेसिव डोमिनेंस या एक्सेसिव इंडिफरेंस शो किया जाता है या बहुत ज़्यादा ही कुछ ध्यान दिया जाता है तो भी किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। आप ओवर पैम्पर करो या आप बिल्कुल भी मत करो, दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। दोनों ही तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और ये रीज़न होता है कि बच्चे जो है वो डिसऑर्डर पैदा करते हैं, ना कि वो गर्ल हैं या बॉय हैं। देन एल्फ्रेड एडलर ने एक्चुअली लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट पे थ्योरी दी और उन्होंने ये बोला कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है इम्पॉर्टेंट। हर इंसान के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, वो उसे पूरा करना चाहते हैं। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो उस चीज़ को ओवरकम करना चाहता है। अगर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसने ओवरकम कर लिया तो उसकी डेवलपमेंट प्रॉपरली होती है और ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। तो इंडिविजुअल खुद से सब कुछ कर सकता है। ओके, देन एरिक फॉर्म ने ह्यूमन कंसर्न्स की बात करी। उन्होंने कहा कि लोग जो है सोशल बीइंग हैं, लोग फ्रीडम चाहते हैं, लोग जस्टिस चाहते हैं, लोग ट्रुथ चाहते हैं, लोग एक साथ मिल बांट के रहना चाहते हैं। उन्होंने कैरेक्टर ट्रेट्स रखे कि हाँ, पर्सनैलिटी में आपके इन सब से बनता है कि आप इंसान कैसे बनते हो। आप सोसाइटी से डिपेंड करता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। कल्चर डिफाइन करता है कि आप कैसे बनोगे। तो इन्होंने ये बात करी ह्यूमन कंसर्न्स की कि इंसानियत के नाते सब चीज़ें होती हैं। एरिक एरिक्सन ने जो है बात करी थी एक्चुअली साइको सोशल की, कि इंसान के साथ साथ उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है ना वो कैसा है, वो डिफ़ाइन करता है एक्चुअली में कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे डेवलप करेगा। उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करी कि जो एडोलेसेंट एज होती है वहाँ पर बच्चे को ये जानना होता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है
और अगर वो नहीं जान पाता, नहीं बना पाता, तो आइडेंटिटी डिफ्यूजन हो जाता है, उससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने हर एक स्टेज के कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिए थे, और ये फ्रॉइड की तरह सिर्फ एक अडोलेसेंस पे आके ख़त्म नहीं हो गए थे, उससे आगे इन्होंने बिल्कुल डेथ तक सारी स्टेजेस दी थी। आई होप ऑल द पोस्ट फ्रॉइडियन थ्योरीज आर क्लियर। इफ़ यू विल गो ऑन टू स्टडी देयर क्रिटिसिज्म, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ पे बेस्ड है, कोई साइंटिफिक मेजर नहीं है इसमें। इसके अलावा स्मॉल और एटिपिकल सैंपल था, क्योंकि थोड़े बहुत जो क्लिनिक में लोग आते थे उससे थ्योरीज बना दी गई। कॉन्सेप्ट प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। आप देखो, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, ईड हो गया, ईगोज हो गया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो गया, इनका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। इसके अलावा फ्रॉइड ने तो प्रोटोटाइप किसको माना? मेल को, मैन को उसने कहा कि ये अच्छा इंसान है। फीमेल को तो ही हैज़ नॉट गिवन एनी मच प्रेफरेंस कि ये कुछ होता है। सो विद दिस हमने फ्रॉइडियन, पोस्ट फ्रॉइडियन दोनों तरह की अप्रोचेस कर ली हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू डू बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि आप कोई भी बिहेवियर अगर स्टडी करते हो ना, वो बिहेवियर डिफाइनेबल होना चाहिए, कि आप उसकी डेफिनेशन दे सको। वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, आप उसे मेजर करने चाहिए हो। कोई स्टिमुलस हुआ है, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स आया है, वो बिहेवियरल अप्रोच कहती है। वो कहती है कि इंसान कुछ भी रिस्पॉन्स देता है तो वो किसी ना किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा पावलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग करी, जहाँ पर स्टिमुलस जो होता है, जो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, उसके पीछे हम कंडीशन स्टिमुलस लगा के उनको रिलेट कर देते हैं, तो एक जो है दूसरे के लिए वो बताता है कि ये आने वाला है, एप्रीहेंसिव बताता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो स्किनर ने दी, उस पर डिपेंड करता है कि रीइंफोर्समेंट क्या मिल रही है। अगर रैट को खाना मिलता है तो वो दबाएगा जो लेवर है उसको, अगर नहीं मिलता है तो वो कुछ सर्च नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो बेंड्यूरा ने दी, उन्होंने कहा कि वो लोग देखकर सीखते हैं, देखते हैं कि क्या रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, उस हिसाब से बच्चे सीखते हैं और उस हिसाब से बच्चे प्रोड्यूस करते हैं अपनी जो एक्टिविटी उन्होंने सीखी होती है। तो ये बिहेवियरल अप्रोच है, जहाँ पर हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि हम इस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इस बिहेवियर को मेक हैपन कर सकते हैं। मतलब आप उसे वो सिखा भी सकते हो, उसे भुला भी सकते हो और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, राइट। देन वी हैव कल्चरल अप्रोच। सो कल्चरल अप्रोच बेसिकली सेज दैट कि आपका कल्चर आपको क्या सिखाता है। जैसे कि एक कोई आदिवासी हैं, तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो थोड़े से हार्श कंडीशन में रहने की आदत है उन्हें, वो अकेले घर से बाहर जा सकते हैं। जबकि वहीं अगर आप अर्बन सोसाइटीज़ में देखो, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू गो आउट अकेले, छोटे बच्चे तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है वो। कहीं पर आप बो एंड एरो चला रहे हो, जैसे मैंने बताया था एक बार एग्जाम्पल, कि वहाँ पे वो चीज़ करना ज़रूरी है, कहीं पर वो नहीं है। तो इस तरह से कल्चर आपको सिखाता है कि आपको कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, डरना है, नहीं डरना है, सॉफ्ट होना है, कैसे। तो उस कल्चर से भी कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी बनाते हो, और आपकी बन जाती है एक्चुअली उसकी वजह से। देन यू हैव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो एक्चुअली फ्रॉइड के रिस्पॉन्स पे आई थी, क्योंकि फ्रॉइड बहुत ही नेगेटिव वे में थ्योरी बोलते थे कि इंसान की इंडिविजुअलिटी सब खत्म हो जाती है, वही होता है जो होता है, सब कुछ वही करता है, उसके बाद कुछ और कुछ नहीं कर सकता। जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं सिर्फ वही आगे आके डिसऑर्डर में वो होते हैं, और काफ़ी मुश्किल है उसे चेंज करना, ये सब। और इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ये सब चीज़ उन्होंने बोली। तो कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने थोड़ा सा पॉजिटिव वाली बात करी। कार्ल रॉजर्स ने कहा फुली फंक्शनिंग पर्सन जो होता है, जो एकदम हैप्पी होता है, लाइफ में अचीव्ड होता है, चाहे उसे जो भी मिला है वो उसमें खुश होता है, फुलफिल्ड होता है, अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल्स को समझता है। रॉजर्स ने जो है थ्योरी दी ट्रू सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ की, कि हमारा एक ट्रू सेल्फ होता है जो हम सच में हैं, और एक हमारा आइडियल सेल्फ होता है जो हम बनना चाहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में बहुत कम ओवरलैप है और हम वो नहीं बन पाते हैं तो डिस्क्रिपेंसी होती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें काफ़ी कुछ आपस में मिलती हैं तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रियल सेल्फ है, जो हम असली में हैं, और जैसा हम बनना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए, हमें रेशनली सोचना चाहिए कि हम क्या बन सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर हम नहीं भी कर सकते तो वी हैव टू बी हैप्पी विद दैट। और हमें एक दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें खुद में फुली फंक्शनिंग होना चाहिए। इसके बाद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करी उन्होंने, कि बिना कंडीशन के लोगों को आप पॉजिटिव रिगार्ड दो, उनको एक्सेप्ट करो। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी रॉजर्स ने दी। इसके अलावा जो दूसरे थ्योरिस्ट थे वो है अब्राहम मैस्लो। उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी। अब उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमारे जो सर्वाइवल नीड्स होते हैं, कि हमें जो है खाना पीना खाना है, वी शुड हैव बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है।
जब बायोलॉजिकल नीड्स हमारे पास आते हैं तो बायोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है, खाना पीना हमें मिलना चाहिए। उसके बाद जब हमें खाना पीना मिल जाता है ना, तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमें सिक्योरिटी देखना है, रहने के लिए एक घर चाहिए। हमें जब वो भी मिल जाता है तो हम फिर बिलोंगिंगनेस देखते हैं कि लोग हमसे बात करें, लोग हमसे प्यार करें, हमारे साथ मिलजुल कर रहें। जब हमें वो भी मिल जाता है तो उसके बाद हम और आगे जाते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम सेल्फ़ एस्टीम की बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ़ एस्टीम कि हमारी वैल्यू हो, हमारी वर्थ हो, लोग हमारी वैल्यू समझें। एंड लास्ट आता है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक्चुअलाइज हो जाते हैं कि लाइफ में जो मिला वो बहुत अच्छा था, जो होगा अच्छा होगा, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, खुद की और दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगते हैं, अब खुद ने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर लगते हैं, अभी वाली मोमेंट को एंजॉय करते हैं, कल क्या हुआ था या कल क्या होने वाला है उसमें ट्रैप नहीं रहते, अपनी वीकनेसेस को भी आराम से एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअलाइजेशन हमारा मेन गोल होता है यहाँ से ऊपर तक जाने में। तो ये थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, राइट। इसी के साथ हमारी सारी थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल द थ्योरीज। लास्ट हमारा बचता है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। स्टे ट्यून्ड, फॉलो द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लास्ट जो क्लास होने वाली है इस चैप्टर के लिए, सारे असेसमेंट ऑफ मेथड्स जो हैं पर्सनैलिटी के वो हम उसमें करेंगे। आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो भी डाउट हो, जिसकी भी और डिटेल वीडियो चाहिए हो, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पर हमें बताइए। उसके बाद हम उस पर भी डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।